स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन। इस टॉपिक के अंदर जैसा आपके सिलेबस में दे रखा है, हम एंटीजन क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, हैप्टेंस क्या हैं, इसके अलावा एडजुवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। एंटीजन याद रखिए, एंटीजन कोई भी पदार्थ हो सकता है जो लिम्फोसाइट रिसेप्टर से बाइंड हो सके। इसका अर्थ यह है कि जिसमें लिम्फोसाइट रिसेप्टर से बाइंड होने की क्षमता है वो एंटीजन कहलाया जा सकता है। और यहाँ ध्यान रखिए कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों बातें हैं। बाइंड तो हो सकता है लिम्फोसाइट रिसेप्टर से, बट वो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा या नहीं करेगा, ये अलग बात है। तो वो एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है, वो एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्यूनोजेन। Immunogen refers to a substance that induces an immune response। जैसे कि आपको पता ही है, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल यानी कि जो एंटीजन हो सकता है वो क्या है, जिसमें क्षमता हो, एबिलिटी हो टू बाउंड बाय अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी से जुड़ सकता है वो एंटीजन है, परंतु एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वो एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित करता है उसे हम इम्यूनोजन कहते हैं। इनमें आप अंतर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ सकने वाला पदार्थ और इम्यूनोजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अधिकांश जो एंटीजन है वो हमारे शरीर के बाहर से आते हैं, इसलिए इन सभी एंटीजन को हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन, यानी कि जो हमारे खुद के नहीं है ऐसे एंटीजन। और कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के शरीर से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन। पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है सेल्फ नॉन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, या नॉन सेल्फ और सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट करने का। इम्यून सिस्टम जो हेल्दी इम्यून सिस्टम है कभी भी सेल्फ एंटीजन के प्रति एक्ट नहीं करता और नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही एक्ट करता है। तो एंटीजन सेल्फ भी हो सकते हैं और नॉन सेल्फ भी। तो जो नॉन सेल्फ एंटीजन है वो हमारी बॉडी में कहाँ से आएंगे, वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर आ सकते हैं, जिसे हम परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इंजेक्ट होकर इंजेक्शन के माध्यम से आ सकते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आ सकते हैं, श्वास के माध्यम से आ सकते हैं, और सेक्सुअल कांटेक्ट आदि और भी कई अन्य माध्यम है उनके जरिए ये आ सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अपन इंजेक्शन में ले रहे हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन है इनके कई कैटेगरीज हैं। जैसे हम आपकी बात करें, हेटेरो एंटीजन उन नॉन सेल्फ एंटीजन को कहते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट के माध्यम से, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स आदि के माध्यम से आ रहे हैं, या इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस हैं, पॉलेंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, या केमिकल्स हैं लाइक ड्रग्स। ये सभी हेटेरो एंटीजन्स हैं। हेटेरो एंटीजन में ही आप आगे देखेंगे कि इसमें कुछ एलो एंटीजन्स हैं जो कि एक्चुअली हेटेरो हैं, बट उनका ओरिजिन टिश्यू या सेल से हुआ है।
ये जो टिश्यू और सेल है वो हमारी नहीं है, ये जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज हो सकता है या डिसिमिलर डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है। हमारी का मतलब यहाँ है सेल्फ, खुद की, ठीक है ना। तो ये टिश्यू से या सेल से आई है, बट ये हमारी नहीं है, ये जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, दूसरे किसी बंदे से, दूसरे किसी व्यक्ति से हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एलो एंटीजन। एलो मीन्स डिफरेंट। जैसे कि आपने देखा कि ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं तो वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां एलो एंटीजेंस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो एक ही स्पीसीज के एनिमल का ऑर्गन हो रहा है, बट वहां पर एलो एंटीजन है, क्योंकि वो दोनों जो डोनर है और रिसेप्टर है वो जेनेटिकली डिसिमिलर हो सकते हैं। तो जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज से जो एंटीजन आ रहा है और टिश्यू ओरिजिन से, दैट इज कॉल्ड एलो एंटीजन। और दूसरा टिश्यू ओरिजिन से ही लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर एंड डिफरेंट स्पीसीज, याद रखिएगा डिफरेंट स्पीसीज से अगर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड जीनो एंटीजन। जैसे मान लीजिए पिग का हार्ट किसी ह्यूमन को लगा दी जाए या इस तरह का कोई मैटर होता है तो दैट इज कॉल्ड जीनो एंटीजन। जीनो मीन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज और एलो मीन्स फ्रॉम सेल्फ स्पीसीज, और दोनों क्या है टिश्यू ओरिजिन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके अलावा आपने सेल्फ एंटीजन की तो बात कर ही ली हमने। व्हाट इज एंटीजेनिसिटी? एंटीजेनिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीजन। ये एंटीजन की प्रॉपर्टी है दैट डिटरमाइन, जो कि निर्धारित करती है द पोटेंसी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स की कितनी क्षमता से वो उस एंटीजन के प्रति एक्ट कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम कितनी क्षमता के साथ उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीजेनिसिटी। तो हर एक सब्सटेंस की, हर एक एंटीजन की एंटीजेनिसिटी डिफरेंट होती है, वो किस लेवल तक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। एक एंटीजन की अच्छी एंटीजेनिसिटी हो उसके लिए कुछ जो बातें आवश्यक हैं, पहली ये कि वो फॉरेन होना चाहिए, मीन्स नॉन सेल्फ एंटीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एंटीजन की एंटीजेनिसिटी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेल्फ एंटीजन के प्रति हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो होता एक नॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मेलिटी की बात हम नहीं कर रहे, जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है हम उसकी बात नहीं कर रहे। सामान्य स्थितियों में सेल्फ एंटीजन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं होता। तो एक गुड एंटीजन के लिए, गुड एंटीजेनिसिटी पर प्रदर्शित करे, उसके लिए आवश्यक है कि वो फॉरेन होना चाहिए, मीन्स आउटसाइड बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन सेल्फ एंटीजन होना चाहिए, वो हेट्रो एंटीजन हो सकता है, वो जीनो एंटीजन हो सकता है, वो एलो एंटीजन हो सकता है, लेकिन फॉरेन होना चाहिए। दूसरा, साइज बड़ा होना चाहिए, कम से कम वो 10 किलो डाल्टन से बड़ा हो। अगर वो उससे छोटा है तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं के स्तर पर एंटीजेनिसिटी अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाने में असमर्थ हो सकता है। तो साइज एक रीजनेबली बड़ा होना चाहिए, जैसे 10 किलो डाल्टन से बड़ा होगा तो वो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स शो करवा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो कणीय प्रकृति का हो, पार्टिकुलेट हो या एग्रीगेटेड हो, मीन्स कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल के रूप में प्रदर्शित हो रहे हो, या तो वो पार्टिकुलेट हो या एग्रीगेटेड हो, तो एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स वो पैदा करवा सकता है। जो जनरली जो सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं वो अच्छी एंटीजेनिसिटी नहीं रखते। चौथी चीज, जो उसकी संरचना है वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। सिंपल जिनका स्ट्रक्चर है जनरली वो पुअर एंटीजन होते हैं। इसके अलावा
चार्ज्ड पार्टिकल्स, अगर कोई पार्टिकल जो एंटीजन के रूप में आ रहा है वो चार्ज्ड है तो वो बेहतर एंटीजेनिसिटी प्रदर्शित कर सकता है। केमिकली भी वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बायोलॉजिकली अगर एक्टिव है तो वो एक अच्छा एंटीजन साबित हो सकता है, उसमें अच्छी एंटीजेनिसिटी होगी। तो बायोलॉजिकली एक्टिव होने के कारण से हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये काफी अच्छे एंटीजन होते हैं और ये काफी अच्छे एंटीजेनिसिटी रखते हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी से ये एक्टिवेट करते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर एंटीजन स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ एक्स रह गया है, तो क्योंकि ज्यादातर एंटीजन स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इन एंटीजन में हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे रीजन बन जाते हैं जो उस एंटीजन के अंदर ही खुद के स्तर पर ही इम्यून रिस्पॉन्स से इंटरेक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो एक एंटीजन के अंदर कई सारे छोटे छोटे रीजन हैं जो खुद इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करने में, या इम्यून सिस्टम से हमारा मतलब है कि विभिन्न सेल्स और उनसे प्रोटीन जो सिक्रीट होने लाइक एंटीबॉडीज उनसे इंटरेक्ट करने में सक्षम है, और इनको हम कहते हैं एपिटॉप्स। ये जो क्षेत्र हैं एंटीजन के ऊपर मौजूद क्षेत्र जो रिएक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एपिटॉप्स या डिटर्मिनेंट। क्योंकि एक एंटीजन में कई सारे एपिटॉप्स हो सकते हैं, लेकिन ये सभी एपिटॉप्स एक बराबर इम्यून सिस्टम को इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ डोमिनेट करते हैं। इस तरह के एपिटॉप्स जो कि डोमिनेट करते हैं दैट आर कॉल्ड इम्यूनो डोमिनेंट एपिटॉप्स। आगे हम बढ़े, हेप्टेंस। हेप्टेंस स्मॉल केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो खुद के स्तर पर इम्यून सिस्टम को प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन जब वो किसी बड़े कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर देते हैं। याद रखिए, हेप्टेंस वो केमिकल हैं, स्मॉल केमिकल ग्रुप्स जो एंटीजेनिसिटी प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं हेप्टेन। जैसे कि आप ड्रग रिएक्शन के कई मैटर्स के अंदर देखते हैं कि ड्रग जो केमिकल है वो किसी बॉडी प्रोटीन के साथ ही जुड़ गया, कैरियर प्रोटीन के साथ, और जुड़ करके वो इम्यूनोजेनिक हो गया और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं हेप्टेन। इसके अलावा एडजुवेंट। एडजुवेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि जब किसी एंटीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो अविशिष्ट रूप से इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं। मीन्स एंटीजन से होने वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स है उस इम्यून रिस्पॉन्स में वृद्धि हो जाती है। इस तरह के पदार्थों को एडजुवेंट कहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर प्राप्त होगा उस एंटीजन के प्रति। जैसे फ्लुएंट एडजुवेंट, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन जिसे हम कहते हैं फ्लुएंट कंप्लीट एडजुवेंट। यहाँ पर हम किल्ड माइकोबैक्टीरिया को इमल्सन में यूज करते हैं। पीनट ऑयल, ये भी एक जो मूंगफली का तेल है, ये इरिटेटिंग सब्सटेंस होता है। ये लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन को स्टिमुलेट कर सकता है। एक डिपो इफेक्ट भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। डिपो इफेक्ट वो होता है जब एंटीजन की छोटी मात्रा धीरे धीरे करके एंटीजन एडजुवेंट अमलगम से रिलीज होती है, जिसके कारण लंबे समय तक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड डिपो इफेक्ट। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजुवेंट के रूप में
एलम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सेफर है इसलिए वैक्सीन एडजुवेंट के रूप में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नए तरह के एडजुवेंट्स में हम बात करें तो लिपोसोम का इस्तेमाल या इसकॉम का मतलब होता है इम्यून स्टिमुलेटरी कॉम्प्लेक्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिपोसोम आप जानते होंगे कि छोटी वेसाइकल्स होती हैं जो कि लिपिड मेम्ब्रेन के जरिए बनी होती है, छोटी छोटी गोलिकाएं होती है जिसके अंदर हम एंटीजन को भर करके और पहुंचा सकते हैं रिस्पांस प्रेरित करने के लिए। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एडजुवेंट्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि साइटोसिन ग्वानिन मोटिफ्स का, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स है बैक्टीरियल डीएनए के, और रिकॉम्बिनेंट इम्यून मॉड्यूलेटरी साइटोकाइंस का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नए प्रकार के मॉलिक्यूलर एडजुवेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने इस आज के अध्याय में जाना कि एंटीजन क्या है, उनके विभिन्न टाइप क्या है, हेप्टेंस किन्हें कहते हैं, और एडजुवेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।